हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक्सपर्ट सीरीज शुरू किए हैं। ठीक है, हम लोग एक एक्सपर्ट सीरीज शुरू करके उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये आपकी जो एक्सपर्ट सीरीज है आपका आज क्लास जो 4 है। ठीक है, हम लोगों ने 3 क्लासें डिस्कस मैंने 3 क्लासें एक्सपर्ट सीरीज की, जो कि आपका इसका टॉपिक रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो इसका टॉपिक रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो मैंने डिस्कस करके अपलोड कर दी है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो भी जाके देख सकते हैं। ये आज मेरी क्लास 4 है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बन सकते हैं संभवतः ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से, वो मैंने आज लिए हैं। इसमें कुछ 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो लास्ट से जरूर वॉच करिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? Which of the following is the first step of growth and development? मतलब जो वृद्धि और विकास है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसका जो विकास का प्रथम चरण है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो कौन सा है, वो आपको बताना है। इस ऑप्शन में आपको देखना है। पहला होगा आपका सोशल डेवलपमेंट, या फिर आपका होगा मोरल डेवलपमेंट, या फिर होगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट, या फिर होगा आपका मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब आपके दिमाग से संबंधित जितना भी प्रोसेस आपके दिमाग में होता है वो आपका मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। फिजिकल आपका मोटर डेवलपमेंट होता है, जैसे आपका चलना हुआ, कूदना हुआ, तो ये मोटर स्किल के अंतर्गत चला जाता है। मॉरल आपका नैतिक विकास हो जाता है। जो आपका इमोशनल और ये सोशल ये सोशली इमोशन जो होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, उसी के अंतर्गत आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है। तो ये हुआ, ये कुछ एक्स्ट्रा बातें थी जो मैंने आपको बताई। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या होगा। तो जो बच्चे का विकास होता है उसका पहला जो चरण होता है, ठीक है, जो बच्चे का विकास होता है पहला चरण होता है वो होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चे का पहले शरीर विकसित होता है। जो उसका शरीर है, जो बच्चे का शरीर है वो पहले विकसित होता है, उसका विकास होता है। फिर जाके वो जन्म के बाद, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में उसका विकास होना शुरू हो जाता है, उसका जो बॉडी है वो डेवलप होना स्टार्ट कर देती है। बच्चे का जो शरीर है वो विकसित होना शुरू कर देता है, लेकिन वहाँ पे समाज उसके अंदर तो नहीं हो रहा होता है। माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद उसके जो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, फिर यहाँ से उसका समाज शुरू हो जाता है। लेकिन माँ के गर्भ में बच्चे का कोई समाज शुरू नहीं होता है। लेकिन उसका जो बॉडी है, जो उसकी बॉडी है वो डेवलप हो रही होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट ही होता है, आपका शारीरिक विकास होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आपके। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो होते हैं आपके पी, आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा, PCSE। पी से आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है, सी से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एस से आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, ई से आपका इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है इसी के अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है इसी में भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज आपकी आती है, तो इसी में आपका भाषा का विकास होता है। जो आपका कॉग्निटिव, क्यों? क्योंकि आपके दिमाग के अंदर थॉट बनते हैं, आपके दिमाग के अंदर कल्पना करते हो, इमेजिन करते हो, डिसीजन लेते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके दिमाग के अंदर होती है। तो जितना भी आप दिमाग से वर्क करते हो वो आपका सारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। और आपका भाषा भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। अगर आपको कुछ बोलना है तो आपके माइंड में ये प्रोसेस इतनी फास्ट होता है कि आप वो समझ नहीं मिलता है कि कहाँ से, लेकिन आपके दिमाग ही इतना प्रोसेस इतना फास्ट करता है तो आप भाषा
डिसाइड कर पाते हो। जैसे आपने एक ग्लास देखा, आपके माइंड में इतनी जल्दी प्रोसेस होता है कि ये ग्लास है, फिर आप बोलते हो कि हाँ ये ग्लास है, ठीक है। तो जो भाषा भाषा का आपका विकास है, जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे आपका जो सोशल डेवलपमेंट होता है, जो सोशल डेवलपमेंट है वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। और इसी में आपका आ जाता है नैतिक विकास या मोरल डेवलपमेंट, ठीक, या फिर मॉरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या हुआ, मतलब आप रहन सहन, उठना बैठना, बातचीत करना, लोगों से कैसे बात करनी, अगर कोई मेहमान आए तो उसको नमस्ते करनी है, उसको चाय नाश्ता देना है, या फिर हमको अपने बड़े से उनका सम्मान करना है, या फिर हमको कैसे समाज में रहना है, कैसा तौर तरीका है, कैसे कपड़े पहनने हैं, जितना भी है आप समाज से सीखते हो। आपकी जो संस्कृति है जैसी भी है आप वैसे ढल जाते हो। तो ये जो आपका नैतिक विकास होता है, तौर तरीके, ये आप अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, अपने समाज से सीखते हो। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाता है। और जो सोशल डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, एक दूसरे में मर्ज रहते हैं। तो आपका इन दोनों के अंतर्गत आपका नैतिक डेवलपमेंट आ जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका मोरल डेवलपमेंट है, तो ये जो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। वन शॉट में मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिएगा। जो आपके टाइप ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जो मतलब जो बच्चे का विकास होता है, जो टाइप होता है, वो आपका 4 प्रकार का होता है। वैसे तो बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग माना है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो है, वो आपके एनसीईआरटी में 4 ही प्रकार के गिवन है, और 4 ही प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें सिर्फ 4 प्रकार की क्वेश्चनों की बात की गई है, मतलब 4 प्रकार की टाइप की ही बात की गई है। तो 4 प्रकार के कौन से, आप PCSE से याद रख सकते हैं। P से आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, C से आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाएगा, S से आपका सोशल डेवलपमेंट होगा, और E से आपका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अब जो आपका P से फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उसी के अंतर्गत आपका मोटर डेवलपमेंट आ जाएगा, मतलब शरीर से संबंधित गतिविधियां जो भी आप करते हो, तो वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर आता है C से कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जितना भी आप दिमाग से यूज करते हो, जैसे आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रीजनिंग हो गई, आपका तर्क करना हुआ, आपका कल्पना हुआ, जो भी है स्मृत हुई, तो वो आपका दिमाग से होता है। वहीं पे आपका लैंग्वेज भी डेवलपमेंट आपके दिमाग से ही होता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आपका भाषा का विकास, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका मतलब कल्पना करना, इमेजिन करना, वो सब आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। वहीं पे आपका जो सोशल डेवलपमेंट है, वो आपका इमोशनल डेवलपमेंट है। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब ये एक ही माने जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आपका मोरल डेवलपमेंट आ जाता है, यानी आपका नैतिक विकास आ जाता है। आप ऐसे समझिए कि आप अपने समाज से ही चलना, मतलब आप अपने समाज से ही मतलब रहना सहन, मतलब रहन सहन, तौर तरीका, बातचीत करने का तरीका, कैसे क्या करना है, हमको किससे कैसे बात करनी है, तो ये सब तौर तरीका आप अपने समाज से सीखते हो। जहाँ जहाँ बच्चे की जैसी कल्चर है, जैसा जहाँ की संस्कृति है, बच्चा वैसा ढल जाता है। तो जो भी है आपका नैतिक विकास है, आपका सोशल मतलब समाज से ही होता है। तो आप इस तरह से इंटर रिलेटेड करके पढ़ सकते हो। देखो, ये है CDP। जब तक आप एक दूसरे से इंटर रिलेट नहीं करोगे, आप अच्छे से मतलब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा और आप अच्छे से नहीं समझ सकते। तो हर चीज को हमको एक दूसरे से इंटर रिलेट करके ही पढ़नी पड़ेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त का वर्णन करता है। ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो विकास में आनुवंशिकता के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, ये आपको बताना है। Which of the following best determines of effect of heredity upon development। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे। जो आपकी हेरिडिटी है उससे कुछ मतलब देखो, आपकी जो हेरिडिटी है उससे बच्चा जो जिस हिसाब से एक्टिविटी करता है, बच्चा जिस हिसाब से एक्टिविटी करता है, जैसे उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि बच्चा हो सकता है म्यूजिक की तरफ चला जाए। बच्चे को अगर क्रिकेट में मजा आ रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चे को शायद क्रिकेट में मजा आ रहा है तो वो क्रिकेट की तरफ जाए। तो हम लोग थोड़ा बहुत गेस लगा सकते हैं, बाकी 100% अगर श्योर हो कि हाँ बच्चा यही आगे चल के बनेगा, तो ये जरूरी नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि आनुवंशिकता यह तय करती है कि हम कहाँ तक जाएंगे।
जो आपकी हेरिडिटी है। अगर आपकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। वहीं पे बी ऑप्शन देखते हैं। यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपका बी ही ऑप्शन ज़्यादा सही है, क्योंकि हेरिडिटी ही आपका मतलब तय कर सकती है। हो सकता है आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म दे पाओ, है ना। तो ये आपका 100% श्योर नहीं कि आप इतना ही कर सकते हो। तो यही आपका बी ऑप्शन सही होगा कि यह इस बात को तय करती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कि आपका अगर हेरिडिटी अच्छी है तो आप यहाँ तक जा सकते हो, तो ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो आपका बी ही ऑप्शन सही होगा। आपका सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। या इस बात का मुख्य निर्धारक है कि हम कहाँ तक जाएंगे। ये नहीं है कि आपका फिक्स्ड है कि आप यहीं तक जा सकते हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा दिया जा रहा है, आपको सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो आप थोड़ा अच्छा और भी कर सकते हो अगर आप अपने पे मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसका बी ही ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। जो है गैंग एज जो है आपकी, ये जो विकास का संबंध है वो उसकी एज कौन सी है ये आपको बताना है, जिसमें बच्चा समूह में खेलना शुरू कर देता है। तो 3 से 6 ये आपकी होगी नहीं, क्योंकि इसमें बच्चा छोटा ही होता है, वो अपने घर की मतलब घर में ही आसपास खेलता है, उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है। आपने देखा होगा 2 से 3 वर्ष का बच्चा, मतलब 2 से 6 वर्ष का बच्चा या 3 से 6 वर्ष का बच्चा, जिसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, छोटा होता है। अगर आप उसको कहीं लेके भी गए हैं, जैसे आप पार्क लेके गए हैं या कहीं मार्केट में गए हैं या कहीं रिलेशन में गए हैं, वहां पे अगर उसी छोटा बच्चा उसको 2 से 6 वर्ष का मिल जाता है तो एक दूसरे से वो खेल लेंगे, बातचीत कर लेंगे, मतलब अपने हिसाब से जैसे वो बोल पाते हैं उस हिसाब से वो बातचीत करके खेल लेंगे अपना। फिर वो अपने घर चले जाएंगे, वो अपने घर, वो उनको याद नहीं है कि मैंने इसके साथ खेला था या मेरा फ्रेंड है। उनमें जो फ्रेंडशिप होती है वो इस एज में नहीं होती है। वहीं पे जो आपका 8 से 10 वर्ष का है, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जब 8 से 10 वर्ष का है, मतलब जो आपका 8 से 10 वर्ष का इसमें आता है आपका वो लेटर चाइल्डहुड में चला जाता है। इसमें बच्चा स्कूल जाना भी शुरू कर देता है और वो उसके जो लॉन्ग टाइम फ्रेंडशिप है वो भी शुरू हो जाती है। उसके दोस्त बनना स्टार्ट हो जाते हैं और वो दोस्तों के साथ खेलना भी शुरू कर देता है। तो यही आपका हो जाएगा, क्योंकि जो आपका लेटर चाइल्डहुड है उसकी एज होती है 6 से 12 वर्ष, तो उसी के अराउंड है ये। क्योंकि थोड़ा बहुत 1-2 साल का डिफरेंट इधर उधर हो सकता है। अगर आपका डिट्टो सेम यही ऑप्शन दिया होता तो आप इसके साथ जा सकते थे, लेकिन नहीं दिया है तो आपका 8 से 10 वर्ष भी हो जाएगा। अगर 16 से 19 वर्ष की बात की जाएगी तो ये आपका एडोलेसेंस में चला जाएगा, ये भी आपका एडोलेसेंस में चला जाएगा। तो बी ही ऑप्शन मच बेटर है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो है आपका जीन और गुणसूत्र माता के गर्भाधारण के समय बालक में माता पिता से डैश पहलुओं को स्थानांतरित करते हैं। मतलब जो है आपका गर्भाधारण के समय बालक में माता पिता से जो पहलू डैश डैश, इसमें क्या ऐसा होगा जो स्थानांतरित होते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है ये आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमको जो हेरिडिटी है वो हमको अपने माता पिता से ही मिलती है। ठीक है, जो हेरिडिटी है वो हमको अपने माता पिता से मिलती है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि 23 पेयर होते हैं जो गुणसूत्र होते हैं आपके, और 46 जो होते हैं ये मतलब आपके गुणसूत्र होते हैं 23 पेयर में होते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आपका हेरिडिटी है यही आपको अपने जन्म के समय माता पिता से मिलती है, यही आप में स्थानांतरित होती है। और जो हेरिडिटी है आपकी ये फिक्स्ड रहती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये फिक्स्ड है, इसको आप बदल नहीं सकते। जैसे कि आपको अपने बालों का रंग नहीं समझ आ रहा तो चेंज कर दो। आपकी आवाज़, कभी कभी देखा होगा कि माँ बहन मतलब माँ बेटी की या फिर पापा की वो बेटे की, तो आवाज़ मैच करती है। तो आपको ये नहीं है कि अगर आपको आवाज़ नहीं अच्छी लग रही तो अपनी आवाज़ बदल सकते हो, नहीं। जो हेरिडिटी मिली है, आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, बनावट है, जैसा भी है, तो वो आप बदल नहीं सकते, वो फिक्स्ड रहता है। तो जो आनुवांशिकता आपको मिलती है, जो आपकी हेरिडिटी है, वो आपको अपने माता पिता से मिलती है और ये समय के साथ आपकी बॉडी में डेवलप हो जाती है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसके भी हाथ हैं, छोटा सा बच्चा है उसको भी हाथ हैं, उसके भी पैर हैं,
लेकिन वो तुरंत जन्म लेके खड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी हेरिडिटी अभी उस लेवल में परिपक्व नहीं हुई है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा, उसकी हेरिडिटी उस लेवल में परिपक्व हो जाएगी, उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाएगी, वो खड़ा होना या बैठना सीख जाएगा। वो बैठना शुरू कर देगा या फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाएगा। तो जब तक मेच्योरिटी आपकी जो हेरिडिटी है वो टाइम के साथ परिपक्व बॉडी में नहीं होगी, आप बॉडी से कोई भी वर्क नहीं कर सकते। ठीक है? क्योंकि अगर छोटा बच्चा है तो उसके भी तो पैर हैं, उसको खड़े हो जाना चाहिए तुरंत, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता, ना ही वो बैठ सकता है। इसका रीजन है आपका आनुवांशिकता ही। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। आज के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? आप लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस करिएगा। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इस पे हम लोगों ने मतलब 4 क्लासें की है। तो हर क्लास में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन ऐसे ही किए हैं। तो इसमें काफी आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 मतलब या 50 के अराउंड हो चुके होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाहर आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मैं 100% कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने सीडीपी में मेरे 30 ऑफ 30 आए हुए हैं, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आखिर क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और किस तरीके से बनते हैं। तो ये आप लोग बेफिक्र रहिएगा, यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है आपके जो एग्जाम में सीडीपी है, इसमें काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी माना जाता, मतलब टॉपिक भी ये माना जाता है। क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि मतलब कई टॉपिक में रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही है। ठीक है? तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा कि यहाँ से कुछ नहीं आएगा या कुछ भी, और यहाँ से जितना भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही मिलता है, तो आप इसकी भी टेंशन मत लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में प्रतिभाशालीता डैश के कारण हो सकती है। जो है आपके गिफ्टेड इन द चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटी टू, मतलब जो बच्चे गिफ्टेड हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको बताना है। तो देखते हैं। सफल माता पिता हों तो बच्चे मतलब गिफ्टेड हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। कभी कभी देखा होगा जो जिसके पेरेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनके बच्चों को इतना मतलब उनकी जो बुद्धि लब्धि इतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये कहा नहीं जा सकता है। दूसरा देखते हैं, एक अनुशासित दिनचर्या, ये भी सही नहीं है। क्योंकि आपका डिसिप्लिन में रख देते हो बच्चे को तो जरूरी है कि वो बुद्धिमान ही हो जाएगा या गिफ्टेड बच्चा ही कहलाएगा, ये भी जरूरी नहीं, मतलब ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्योंकि आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, जब बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है, उसका इन्वायरमेंट भी उसको बहुत अच्छा दिया जा रहा है, तो वो गिफ्टेड बच्चा कहलाएगा। तो प्रतिभाशाली बच्चा कहलाएगा, और वो प्रतिभाशाली बच्चा बन भी सकता है। क्योंकि उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी है और उसका इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया जा रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी शोर शराबा नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई मतलब डिसिप्लिन में रहते हैं, सब अच्छे से बातचीत करते हैं, जहाँ पे पढ़ाई का माहौल है। तो बच्चा उस माहौल में ढल जाएगा, उसको वही अच्छा लगेगा और वो अच्छा आगे चल के अपना 100% दे पाएगा। तो वो गिफ्टेड बच्चा यहाँ पे बन सकता है। लेकिन जो आप क्या कह रहे हो सिर्फ सफल माता पिता होंगे, ये नहीं है आपका ऑप्शन सही। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा कि आपको अच्छे संसाधन ही दे दिए जाएं, आपको जो भी आवश्यकता है आपको फटाफट मिलती रहे तो आप गिफ्टेड कहलाओगे, ये भी जरूरी नहीं, इससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा, यही आपका ऑप्शन अच्छा है। इसमें से थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो गिफ्टेड बच्चे हैं, ठीक है, जो गिफ्टेड बच्चे हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका इंटेलिव्यूजन, मतलब इंटेलिव्यूजन ब्राइट, मतलब वो बुद्धि लब्धि से ब्राइट होते हैं। जो हैं आपके एंटली ब्राइट होते हैं। इनका जो आईक्यू होता है वो 140 प्लस होता है, तो वो गिफ्टेड बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, वो प्रतिभाशाली बच्चे कहलाते हैं। और दूसरा जो होता है, इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, मतलब इनमें क्रिएटिविटी बहुत होती है, हर चीज अच्छे से करते हैं। और ये नहीं है कि एक तरीका अपनाया और काम अच्छा नहीं हुआ है तो ये छोड़ देंगे, पीछे हट जाएंगे, नहीं। एक तरीका अपनाया नहीं अच्छा हुआ तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इनमें क्रिएटिविटी होती है, हर चीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और वो हर मतलब हर जो भी चीज है, जो भी इनसे करने को बोला जाता है, वो अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें अपना दिमाग लगाते हैं। ये हुआ।
और जो तीसरा है इनमें मतलब टैलेंट होता है, इनमें टैलेंटेड मतलब ये टैलेंटेड भी होते हैं। अगर इनको किसी एक फील्ड में डाल दिया जाए, अगर जिस फील्ड में ये जाना चाहते हैं उसमें ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म दे पाते हैं। तो इनमें टैलेंट भी होता है, जैसे कि आप लोग सचिन तेंदुलकर ले लीजिए या फिर आप लोग लता मंगेशकर को भी एग्जाम्पल में डाल सकते हैं। तो ये लोग म्यूजिक में काफ़ी अच्छे थे, तो इनमें एक टैलेंट था, ये अपने लेवल के उस लेवल के गिफ्टेड बच्चे कहलाए। तो इनमें टैलेंटेड भी मतलब होता है और इनमें क्रिएटिविटी भी हो, तो इनके जो मतलब आईक्यू है वो भी काफ़ी ब्राइट होती है, मतलब इनका आईक्यू भी 140 के प्लस होता है, 140 भी होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा गिफ्टेड बच्चे की पहचान। और एक होता है कि इनमें लचीलापन होता है। जिनमें लचीलापन इस मतलब क्यों है ये भी आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई भी इनको वर्क दिया गया, कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया, अगर एक तरीके से इन्होंने किया अच्छा नहीं हो पाया तो ये दूसरा मेथड अपनाएंगे, दूसरा नहीं हो तो ये तीसरा मेथड अपना सकते हैं। इनमें लचीलापन पाया जाता है और इनमें क्रिएटिविटी मतलब इनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत होती है। ये हर चीज़ को सीखने के लिए इच्छुक रहते हैं और ये सीख भी जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में सीखने की इच्छा है, अगर बच्चे में सीखने की इच्छा है तो वो सीख जाएगा। ठीक, तो इनमें सीखने की भी इच्छा बहुत ज़्यादा होती है और ये इनमें लचीलापन भी पाया जाता है। तो ये गिफ्टेड बच्चे की पहचान थी, जो मैंने कुछ पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किए। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इनमें से एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। मतलब एक बाह्य कारक है जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। व्हिच ऑफ द दीज इन एक्सटर्नल फैक्ट जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड का। तो जो बाह्य कारक है मतलब आपके दो कारक हैं, एक है आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपके दो कारक होते हैं, दो कारक होते हैं। पहला कौन सा है आपका, आपका है पहला एक्सटर्नल और है आपका एक इंटरनल। जो आपका एक्सटर्नल है ये बाह्य है, मतलब ये बाहर का होता है, और ये होता है आपका आंतरिक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो आपका एक्सटर्नल है वो बाह्य मतलब आपका रीजन बाहर मिलेगा। आपको किसी को इम्प्रेस करना है, जैसे आपके पापा हो सकते हैं या आपकी मतलब कोई फ्रेंड हो सकती है, या फिर आपका कोई भी रीजन बाहर होगा, उसका आपको बाहर रीजन मिलेगा। जैसे कि आपको सीटी क्वालिफाई करना है, क्यों, क्योंकि आपको अपने पापा को इम्प्रेस करना है, या फिर हो सकता है आपके पापा ने कहा हो कि आपको मैं बाइक दिला दूंगा। तो ये रीजन हुआ आपका बाहर, ये इंटर मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन हुआ, ये आपका बाह्य अभिप्रेरणा हुई। वहीं पे जो आपका इंटरनल होता है इसका मतलब होता है आंतरिक, आपके अंदर रीजन होगा इसका। जैसे कि आपको जॉब लेनी है, आपको पढ़ाना पसंद है, तो वो आपका मतलब आपके अंदर का रीजन है, आपको पसंद है इसलिए आप करते हो। तो ये हुआ। अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आप म्यूजिक बजा रहे हो, उसके लिए अगर कोई पैसे दे रहा है तो दे रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। अगर नहीं भी दे रहा है तब भी आप म्यूजिक बजाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पसंद है म्यूजिक बजाना। तो जो हमें पसंद होता है मतलब हम खुद के लिए करते हैं, जो हमें पसंद है, जिसमें हमको अच्छा फील होता है, जिसमें हमको सुख शांति मतलब सुख महसूस होता है, अच्छा फीलिंग आती है, वो आपका इंटरनल हो जाता है। और एक्सटर्नल मतलब किसी बाहरी, जैसे किसी को इम्प्रेस करना हुआ या कोई बाहरी रीजन हुआ कि हमको बाइक ले मतलब पापा ने कहा है कि अगर सीटेड क्लियर हो गया तो आपको बाइक मिलेगी, तो ये आपका मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, आपका बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आपका एक्सटर्नल जो है आपका इंटरनल आंतरिक है, और एक्सटर्नल आपका बाह्य मतलब जो जिसका रीजन आपको बाहर देखने को मिले वो आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा शब्द एक बच्चे की शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह वर्णित करता है। मतलब ऐसा इसमें कौन सा ऑप्शन है जो शारीरिक वृद्धि को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है, ये आपको बताना है। पहला है आपका गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, या फिर होगा आपका संकल्पनात्मक, या होगा आपका मात्रात्मक। तो जो आपका है शारीरिक वृद्धि मतलब आपके फिजिकल डेवलपमेंट है, फिजिकल ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। तो जो आपके बॉडी में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ी, आप इतने से थे फिर आप इतने हुए, फिर आप इतने हुए, फिर आप इतने हुए, आपकी हाइट बढ़ी, आप मेजर कर सकते हो कि मेरी 1 इंच बढ़ी है, या मेरी आधा इंच बढ़ी है, या मेरी 2 इंच बढ़ी है। ठीक, उसको आप मेजर कर सकते हो। आपका वेट बढ़ा, अगर आप दुबले थे पहले से पतले थे फिर थोड़ा सा मोटे हुए, आप उसको मेजर कर सकते हो कि आप पहले से इतना आपका वेट बढ़ गया है, आपका फिर इतना वेट घट गया है, ये आप मेजर कर सकते हो।
तो बॉडी में जितने भी आपके परिवर्तन होते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जितने भी परिवर्तन होते हैं उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको माप सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मात्रात्मक, मतलब इसको मापा जा सकता है। जिसको आप माप सकते हो वो आपका मात्रात्मक हो जाएगा, मतलब क्वांटिटिव हो जाएगा। ये जो आपका बॉडी से, मतलब आपके शरीर से जितना भी विकास हुआ है, आपके शरीर में जितना भी विकास हो रहा है, उसको आप मेजर कर सकते हो, उसको आप माप सकते हो। जो जो भी आप माप सकते हो वो आपका क्वांटिटिव हो जाएगा, मतलब आपका मात्रात्मक हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ आज की जो क्लास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक्सपर्ट सीरीज चली है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? जो है आपका व्हिच ऑफ द दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बच्चे के विकास का कौन सा एक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विकास परिपक्व अथवा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। जो आपका विकास है, ठीक है, तो ये आपका होगा। या फिर अगला देखते हैं, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। या फिर होगा सी, विकास प्रबल तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, मतलब आप दंड दे दोगे तो बच्चे का विकास हो जाएगा। बच्चे को अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप उसको रोज मारो पीटो तो वो पढ़ना शुरू कर देगा, ये जरूरी नहीं है। बच्चा और ज्यादा कुंठित हो जाएगा, उसको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो मारना कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। आपके एनसीएफ में भी कहा गया है कि बच्चे को मारना पीटना प्रताड़ित नहीं करना है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। मतलब आपका जो हेरिडिटी है, जो आपकी हेरिडिटी है, मतलब जो हाई हेरिडिटी मिलती है आपको, वो हुआ। इसमें हम लोग देख लेते हैं अगर होगा। हाँ, यहाँ पे है, अभी हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं। आप लोग सिर्फ यहाँ पे ए ऑप्शन चेक कर, मतलब ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा, क्योंकि आप हेरिडिटी और अनुभव के अन्योन्य क्रिया से ही आपका जो विकास होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका 8 ऑप्शन सही हो, मतलब 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मेच्योरिटी, व्हाट इज द मैच्योरेशन। तो इसमें है आपका मतलब परिपक्वता, जो आपका मैच्योरेशन है, जो आपका परिपक्वता है वो क्या है। तो इसमें आता है आपका हाई हेरिडिटी, मतलब आपका हाई हेरिडिटी, और ये फिक्स्ड होती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो आपकी हेरिडिटी है ये फिक्स्ड होती है, ये आप बदल नहीं सकते। और ये हेरिडिटी है जो ये स्टेटिक है, मतलब ये स्थायी है, यह आपकी स्थिर है। तो हेरिडिटी जो है आपको अपने माता पिता से मिली है, आपको अपने माता पिता से मिली, तो ये समय के साथ आपकी बॉडी में डेवलप होगी। अभी मैंने आपको आगे बताया कि बच्चा एक जन्म लेता है, उसके भी पैर होते हैं, हाथ होते हैं, वो अपने हाथों से उठा के पानी नहीं पी पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी जो हाथ है, हाथों पे इतना जोर नहीं आया है। उसकी जो मतलब मेच्योरिटी है, जो उसके आनुवांशिक गुण हैं, जो उसकी हेरिडिटी है, वो अभी मेच्योर नहीं हुई है कि वो एक गिलास पानी उठा के खुद से पी सके। वो समय के साथ मेच्योरिटी आएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो परिपक्वता है ये हेरिडिटी है आपका हाई हेरिडिटी, और ये स्थिर रहती है, फिक्स्ड रहती है, ये स्टेटिक है, मतलब स्टेजिक है, मतलब ये स्थिर है, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर आपको आपकी मतलब बनावट अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको बदल दोगे, ये आप बदल नहीं सकते। आपकी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही, आप उसको बदल दो, नहीं बदल सकते। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, बनावट है, वेट, साइज, शेप, आपको अपना वेट कम कर सकते हो, वो अलग बात हुई। आपकी हाइट है, इसको आप बदल नहीं सकते। तो जो हेरिडिटी आपकी बॉडी से में जितना परिवर्तन होता है आपके आनुवंशिकता से होता है, और जो आनुवंशिकता मतलब परिपक्वता, ये समय के साथ आप में मेच्योरिटी आ जाती है। समय के साथ आपकी मेच्योरिटी आने के बाद एक समय के बाद ये रुक भी जाती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि परिपक्वता है क्या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित है? Which of the following is the issue related to development, मतलब जो आपका विकास से संबंधित है। तो आपका विकास से संबंधित है, सी ऑप्शन ही होगा कि प्राकृतिक
पालन नहीं होगा, पोषण हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका विकास होता है, मतलब आपकी जो आपका जो प्राकृतिक वातावरण है और जो आपका पालन पोषण है, वही तो दो मायने रखते हैं बच्चे में, कि पहले तो उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि उसकी हेरिडिटी अच्छी है अगर, और उसका इन्वायरमेंट, मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट ही होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो बच्चे का जो विकास है, अगर उसकी हेरिडिटी बहुत अच्छी, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिल गया, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि दो बच्चे अगर साथ में जन्म लेते हैं दो परिवार में, एक मतलब बच्चा ऐसे परिवार में है जहां उसका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, एक बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से हो पा रहा है, तो एक बच्चा हो सकता है 9 महीने में बैठना शुरू कर दे, 9 महीने में उसको बैठना आ जाए, वो बैठना शुरू कर दे, और दूसरा बच्चा है हो सकता है जन्म के 9 महीने बाद बैठना भी ना उसको आ पाए। क्यों? क्योंकि उसका जो केयर है उसकी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, उसकी देखभाल इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही। तो बच्चे की मतलब कैसे उसका केयर हो रही है, उसकी कैसे केयर की जा रही है, कैसा उसका पालन पोषण है, कैसा उसका इन्वायरमेंट है, इसका भी बच्चे के विकास पे काफी मतलब असर पड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। प्राकृतिक पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जो आपका नेचर है, जो आपका नर्चर है, इससे आपका क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। हमारे आसपास का वातावरण, या फिर 10 है आपका, मतलब 10 का बी ऑप्शन है जैविक की विशिष्टताएं या आनुवांशिक सूचनाएं, या फिर होगा आपका एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, या होगा आपका भौतिक और सामाजिक शक्तियां। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि जैविक विशिष्टताएं या आनुवांशिक सूचनाएं। अब ये जैविक विशेषताएं मतलब जो आपकी हेरिडिटी वो फिक्स्ड है, इसको आप बदल नहीं सकते, और ये स्थिर भी है आपकी जो हेरिडिटी है। तो जो हेरिडिटी और मतलब वातावरण है, आपका जो इन्वायरमेंट है, इसी से बच्चे का विकास होता है। यही बच्चे का विकास जब 50-50% आपका हेरिडिटी और 50% इन्वायरमेंट योगदान देगा, तभी जाके बच्चे का अच्छा विकास हो पाता है। तो बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों महत्वपूर्ण हैं, और दोनों बच्चे को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे की मतलब हेरिडिटी बहुत अच्छी है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तभी बच्चे का विकास अच्छा नहीं हो पाएगा। अगर बच्चे की हेरिडिटी अच्छी है और इन्वायरमेंट खराब मिल गया, तभी बच्चे का अच्छे से विकास नहीं होगा। अगर बच्चे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और उसकी हेरिडिटी अच्छी नहीं है, तब भी बच्चे का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के विकास में दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन ही सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। लास्ट तक जरूर इसको वॉच करिएगा, यहाँ से आपको काफी बेनिफिट होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज द करेक्ट। मतलब आपका जो विकास है उसके बारे में इसमें कौन सा कथन सही है? जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बताया था कि विकास रिवर्सिबल पॉसिबल नहीं है। मतलब आप अगर अभी 20 साल के हो तो आपको 10 साल के बनना है, तो आप 10 साल के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप जो विकास है वो निरंतर आगे की ओर बढ़ता है, वो ना कि वो पीछे की ओर। आपको अगर समझ नहीं आ रहा, तो ये नहीं है कि आप 10 साल के बन जाओगे, आप आगे की ओर बढ़ सकते हो। आगे की ओर क्या, आप 20 साल के हो तो ये नहीं आप तुरंत 30 साल के हो जाओगे। आप में जो आपका विकास है वो निरंतर आगे बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन ये नहीं है कि आप पीछे की ओर रिवर्सिबल हो सको। तो आपका ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। जो है विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये भी जरूरी नहीं है कि आपका जो विकास होता है कि निरंतर आप बराबर एक ही मात्रा में सीखते जाओ। कभी हो सकता है आप 2 ही क्वेश्चन पढ़ पाते हो, कभी हो सकता है आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, कभी हो सकता है आप 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो। तो वो तो हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग है। तो जो विकास का दर है स्क्वायर इससे होता है, वर्तुलाकार में होता है, ये एक सीधी रेखा में नहीं होता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी देखते हैं। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही है, आपका सी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो विकास की दर है
हर व्यक्ति की भिन्न होती है, हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चे में सीखने की क्षमता अलग है, हर बच्चा अपने समय के अनुसार सीख जाएगा। ये नहीं है कि दो बच्चे अगर एक स्कूल में दो बच्चे एक साथ स्कूल में डाल दिए गए, वो एक साथ पढ़ने जाते हैं, उनको सब कुछ एक समान दिया जा रहा है, सारी जितनी उनका देखभाल है, जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो एक साथ पूरी की जा रही है, एक समान। तब भी बच्चा सीखने की जो दर है उनकी भिन्न होगी, क्योंकि हर बच्चे का इंटरेस्ट अपना अलग अलग है। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को क्रिकेट में आ रहा होगा, किसी को मैथ में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को इंग्लिश में आ रहा होगा। तो सब बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चा जो है उसका सीखने का तरीका अलग है। किसी को एग्जाम्पल से समझ में ज़्यादा आता है, किसी को एग्जाम्पल से समझ में कम आता है। तो हर बच्चे का अपना अलग है, हर बच्चे की क्षमता भी अलग होती। तो जो विकास है भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। आपका सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस लास्ट 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता वंशानुगत कारकों तथा डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। जो आपका है इंडिविजुअल डिफरेंस कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द complex interplay between to the heredity focus and the तो इसमें जो है आपका व्यक्तिगत भिन्नता जो है आपका आनुवंशिक कारकों से डैश डैश के बीच जटिल परस्पर क्रिया होती है। तो इसमें जो आपकी हेरिडिटी है और दूसरा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा आपको इसमें से देखना है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला होगा आपका जीन्स, या फिर आपको होगा आनुवंशिक बनावट, जो आपकी हेरिडिटी से आपको मिली है आपकी बॉडी की बनावट, वो होगा आपका। या फिर आपका होगा जन्मजात लक्षण, आपके जन्मजात जो लक्षण है, या फिर आपका वातावरण। तो जो आपका इन्वायरमेंट है यही आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो आनुवंशिकता से तो होती हैं और साथ साथ इन्वायरमेंट से भी होती हैं। आपने देखा होगा, एक राजस्थान का बच्चा ले लीजिए, एक अपने यहाँ का ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, तो बाहर बच्चे वहाँ के बच्चे, वहाँ की जो संस्कृति अलग है, भारत की उत्तर प्रदेश की अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है, यहाँ का पहनावा अलग, बातचीत करने का तरीका अलग हो जाएगा। तो हर बच्चे की संस्कृति अलग। अगर राजस्थान का बच्चा है और यहाँ का बच्चा है उत्तर प्रदेश का, या फिर आप ले लीजिए यूएस का बच्चा हो गया और एक भारत का बच्चा हो गया, दोनों बच्चे हैं, बच्चे दोनों अर्ली चाइल्डहुड में जा रहे हैं, दोनों अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन दोनों का तौर तरीका अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, दोनों बच्चों का कल्चर अलग है। जो भारत का बच्चा है उसका बोलचाल तरीका, बोलचाल बातचीत करने का तरीका, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, वो सब अलग होगा। और जो यूएस का बच्चा है उसका अलग होगा, उसका बातचीत करने का तरीका, उसका पहनावा, उसका रहन सहन सब अलग होगा। तो जो बच्चे का वातावरण है, जैसा इन्वायरमेंट दिया जाएगा बच्चा वैसा ढल जाएगा। तो बच्चे के जो विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं जो मिलती हैं हेरिडिटी से भी होती हैं और आपका इन्वायरमेंट से भी होती हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जितनी भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हमको मिलती हैं कुछ आपकी आनुवंशिकता से होती है, कुछ इन्वायरमेंट से होती हैं। तो हर व्यक्ति में अंतर पाया जाता है और भिन्नताएं होना भी बहुत अच्छी बात है। अगर भिन्नताएं नहीं होंगी तो सब रोबोट बन जाएंगे, कोई किसी से बात नहीं करेगा, कोई किसी से फ्रेंडशिप नहीं करेगा, किसी के बीच लड़ाइयाँ नहीं होंगी, किसी के बीच कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल हम लोग रोबोट ही बन जाएंगे, तो जिंदगी रंग हो जाएगी ना। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होना भी जरूरी है। अगर व्यक्तिगत भिन्नताएं ना हो तो 4 फ्रेंड ना बने, क्योंकि हम 4 फ्रेंड इसीलिए बनाते हैं कि 4 तरीके के होते हैं। अगर हम सब मेरे ही जैसे हो, सब एक ही जैसे सोच रखते हो, सबकी थिंकिंग, बातचीत करने का तरीका सब सेम हो, जब सब समान होगा तो कोई फ्रेंड नहीं बनाएगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा, किसी की लड़ाइयाँ किसी से नहीं होंगी। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होना बहुत जरूरी है। जब आपके 4 फ्रेंड है, आपसे 4 फ्रेंड है, आपने कोई बात कही, 4 फ्रेंड ने आपकी बातों को अलग अलग तरीके से बताया, उसमें अलग अपनी राय रखी, तो वो बातचीत करने का तरीका, किसी ने कुछ उस टॉपिक पे बताया, किसी ने कुछ बताया, तो वो अच्छा लगता है। यही सब व्यक्तिगत भिन्नताएं ही आपके जीवन में अच्छा रंग भरती हैं, आप लोग मान लीजिए, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं होना भी बहुत जरूरी है। कोई किसी में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई किसी में आपका इंटरेस्ट जा रहा है, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत जरूरी हैं। ये काफी हद तक काफी व्यक्ति के जीवन में भी काफी अहम रोल अदा करती हैं और व्यक्तिगत भिन्नताएं होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है।
लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है? मतलब जो व्यक्ति हैं, व्हाई डू इंडिविजुअल डिफरेंस फॉर वन अदर, मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नताएं वो क्यों है, उनका रीजन क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। पहला है आपका वातावरण के प्रभाव के कारण, मतलब बस वातावरण है, हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये आपका गलत होगा। अगला देखते हैं, जन्मजात विशेषताओं के कारण, मतलब बच्चे की जो जन्म हो गया उसी का है। बच्चा अगर जन्म लेता है उसके बाद इन्वायरमेंट नहीं, उसका इन्वायरमेंट नहीं मिलता, क्या वो मतलब एक कमरे में बंद रहेगा? ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही होगा, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, मतलब बच्चे की हेरिडिटी तो है ही है, बाद में उसका जो इन्वायरमेंट मिलता है, उसको जन्म के बाद जो उसका इन्वायरमेंट जैसा है बच्चा वैसा ढल जाएगा, उसकी हेरिडिटी भी उसमें रोल प्ले करती है और उसका इन्वायरमेंट भी बच्चे का उसमें भूमिका निभाता है। तो बच्चे का जैसा अनुवांशिकता है, मतलब जैसी उसकी हेरिडिटी है और जैसा उसका वातावरण है, बच्चा वैसा बन जाएगा, यही व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। जो आपका ये एक्सपर्ट सीरीज चल रहा था वो कौन कौन से थे वो हम लोग देख लेते हैं। जो आपका हेरिडिटी है इनटू इन्वायरमेंट, मतलब आनुवांशिकता और पर्यावरण, वो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। जो आपका इन्वायरमेंट है, और हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो विकास के सिद्धांत है वो भी हम लोगों ने इसी वीडियो, मतलब जो एक्सपर्ट सीरीज आपकी चल रही थी 4 क्लासों में, 4 क्लासों में हम लोगों ने ये मतलब टॉपिक डिस्कस किए कि आपका जो हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट है, मतलब जो आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण है, और दूसरा जो था आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, मतलब जो विकास के सिद्धांत थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपका है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने 3 टॉपिक इससे कवर किए, जो आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं एक्सपर्ट सीरीज की। तो आई होप इससे रिलेटेड अब आपको कोई भी क्वेश्चन करने में समस्या नहीं आएगी। आप लोगों ने देखा होगा वीडियो, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब हम फर्स्ट बार देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोग कैच नहीं कर पाते या फिर समझ नहीं आती, जब आप दोबारा उसको देखोगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो आप लोग फिर से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इन 4 वीडियो में। आपको यहाँ से रिलेटेड मतलब जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आप कर लोगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत घुमा देता है और कुछ भी नहीं है। तो आप लोग की ये आई होप 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए होंगे। कल से हम लोग सोशलाइजेशन, मतलब जो आपका समाजीकरण है वो हम लोग कल से डिस्कस करने वाले हैं एक्सपर्ट सीरीज में ही। और हम लोग सीडीपी टॉपिक वाइज चल ही रहे हैं, उसमें हम लोगों ने इंटेलिजेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया था, अब हम लोग हार्वर्ड गार्डनर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप बेस्ट सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हों। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम लोग सोशलाइजेशन जो एक्सपर्ट सीरीज का दूसरा हम लोग का टॉपिक होगा, तो हम लोग का 3 टॉपिक तो इसमें कवर ही हो गए, अब हम लोग सोशलाइजेशन पे चलते हैं। तो कल की वीडियो में हम लोग सोशलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।